हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। जैसा कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। कंसिडर वन ट्राइंगुलर शेप गेट हैविंग बेस विथ 5 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है। द टॉप वर्टेक्स ऑफ द गेट इज 2.20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वेसल विच कंटेन्स फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.72। क्या लिखा क्या हुआ है, इसको क्या हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है भाई सरफेस, ठीक है, उसके नीचे फ्लूइड है। फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 0.72, और वर्टिकल प्लेन के अंदर एक ट्राइंगुलर गेट है, ट्राइंगुलर गेट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसको मैंने, ये जो वर्टेक्स है, इसको मैंने सरफेस के साथ इसलिए नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि वर्टेक्स जो है, टॉप वर्टेक्स, वो है 2.20 मीटर बिलो द टॉप सरफेस। ठीक है, तो ये टॉप वर्टेक्स है, ये सरफेस से 2.20 मीटर नीचे है, इस वजह से मैंने वर्टेक्स को इसके साथ कोइंसाइड नहीं किया। अभी तक हमने इतना समझा। और यहाँ पर बेस विड्थ है 5 मीटर, हाइट है हम यहाँ पर ट्राइंगुलर गेट की 3.5 मीटर, इतना हमने समझ लिया। आगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। G इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। ठीक है। द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इन किलो न्यूटन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द गेट इज। जब हमने इतना समझ लिया, यही इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन को समझने का। जब हमने इतना समझ लिया तो अब हमारे लिए आगे क्वेश्चन काफी आसान है। सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स रो जी एच बार ए, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा। ठीक है, इंक्लाइंड, और अगर इंक्लाइंड प्लेन होता तो भी एक ही कंपोनेंट आता, लेकिन अगर यहाँ पर कर्व सरफेस होती तो वहां पर एफ एक्स और एफ वाई दो कंपोनेंट आते, तो वहां हमें रिजल्टर लेना होता। लेकिन ये क्वेश्चन तो रो जी एच बार ए से ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है वो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। यहाँ पर रो की वैल्यू हो जाएगी 0.72 मल्टीप्लाई बाई 1000, जी की वैल्यू 9.81 दी हुई है। एच बार को कैलकुलेट करना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 2.2 मीटर है, जो टॉप वर्टेक्स है वो 2.2 मीटर बिलो है, और हमें एच बार लेना होता है यहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से। ये हो जाएगा हमारा एच बार। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें पता है कि अगर हाइट 3.5 मीटर है तो नीचे से न्यूट्रल एक्सिस होगी h डिवाइड बाई 3 पर। ठीक है, h डिवाइड बाई 3 यानी कि ये होगा 3.5 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 3.5। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा h बार जो है वो 2.2 मीटर प्लस 2/3 ऑफ 3.5। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। h बार कैसे आ गया, 2.2 मीटर तो डायरेक्टली ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस, टॉप वर्टेक्स से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस होता है 2/3 मल्टीप्लाई बाई h। टोटल हाइट हमारे पास 3.5 है, तो हमने इस तरीके से 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3.5 लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3.5 प्लस 2.20 इज इक्वल टू 4.53 मीटर। ठीक है, तो h बार की वैल्यू आ जाएगी 4.53 मीटर। अब कुछ नहीं करना, हमारा ये फॉर्मूला कंटिन्यू ही था, इसमें h बार की वैल्यू रख देते हैं 4.53। ये कितना हो जाएगा, ट्राइंगुलर एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। तो ये पूरा आंसर हमारा कितने में आ जाएगा, ये हमारा पूरा आंसर न्यूटन में आएगा। सभी को पता है 279.96। अभी पॉइंट नहीं रखता हूं मैं, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 960 न्यूटन, इसके आसपास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ ले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन की लास्ट लाइन हमेशा एक बार फिर से पढ़ लो। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है, तो हमें यहाँ पर कोई इतना टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा वो रखना है,
क्या बोलते हो उसको कि राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट इंटीजर, लोवेस्ट इंटीजर, ये सब नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन गिवन है। तो ऑप्शन गिवन है तो आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही हमारा आंसर 279,960 यानी कि 279.96 किलो न्यूटन आया, लेकिन ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 280 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फ्रेंड्स, बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 की, तो उसमें लिखा हुआ है कंसिडरिंग फ्रॉड डायनेमिक सिमिलैरिटी कंसेप्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से सोचना है फ्रॉड डायनेमिक सिमिलैरिटी कंसेप्ट। द रिलेशन बिटवीन द लेंथ स्केल रेशियो LR एंड द पावर स्केल रेशियो PR इन हाइड्रोलिक मॉडल इज। ठीक है, पावर और लेंथ स्केल के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमें निकालना है। तो इसको हम कई तरीके से वैसे तो सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए जो सुटेबल अप्रोच लगता है वही मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एग्जाम में हमें वही अप्रोच लगाना है जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है। तो अभी मेरे दिमाग में कुछ इस तरीके से आ रहा है कि पावर का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। पावर का फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई बाई V, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अब अगर मुझे F का LR के साथ और V का LR के साथ रिलेशन मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रिलेशन को मैं मल्टीप्लाई करके पावर का LR के साथ रिलेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ नीचे R लिख देता हूं। ठीक है, पावर रेशियो, फोर्स रेशियो और वेलोसिटी रेशियो। अब यहां पर फोर्स रेशियो होता है LR क्यूब। ठीक है, कैसे होता है तो आपको पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू MA। ठीक है, और ये भी आपको, ये तो काफी बार गेट में भी पूछा गया है कि AR जो है, AR यानी कि एक्सेलरेशन, उसका लेंथ रेशियो के साथ कुछ नहीं रिलेशन होता है, यानी कि AR इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मॉडल के अंदर कोई अलग एक्सेलरेशन यूज हुआ है और अगर हमने जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर कोई अलग एक्सेलरेशन यूज किया है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि AR इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि लेंथ रेशियो की वजह से AR इज इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन का हमारे मॉडल और प्रोटोटाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो तो भी। ठीक है, तो AR इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि लेंथ आप चाहे बढ़ाओ घटाओ, इससे एक्सेलरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडल हो प्रोटोटाइप हो। तो F इज इक्वल टू MA हो गया, A का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फोर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा M का। M मतलब मास। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि मास जो है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शन होता है, और वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखते हैं, LR क्यूब। तो हम F के लिए क्या लिखेंगे, FR इज इक्वल टू LR क्यूब। ठीक है, तो ये रीजनिंग जो है ये आपको समझ में आनी चाहिए कि FR इज इक्वल टू LR क्यूब कैसे आया। ठीक है, इसमें कोई मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये समझा कि FR इज इक्वल टू LR क्यूब कैसे आया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें तो PR निकालना है, पावर का लेंथ के साथ रिलेशन निकालना है, तो FR तो मुझे मिल गया। VR की बात करते हैं तो VR इज इक्वल टू अंडर रूट LR, काफी पॉपुलर रिलेशन है। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं फ्रॉड नंबर के थ्रू, लेकिन ये काफी पॉपुलर रिलेशन है, मैं प्रूव करने में नहीं जाता। तो VR इज इक्वल टू अंडर रूट LR। अब हमें FR और VR का जो LR के साथ रिलेशन है वो पता चल गया है, तो PR का LR के साथ जो रिलेशन है वो भी आराम से पता चल जाएगा, LR क्यूब मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट LR। ठीक है, तो अब ये कुछ नहीं करना है, 3 ये अंडर रूट LR को मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, ऊपर 1/2। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और नीचे क्या हो जाएगा 2। तो PR इज इक्वल टू LR रेज़ टू 7/2। बहुत सारी रेफरेंस बुक में या बहुत सारी जो नोट्स है उसमें डायरेक्ट रिलेशन भी लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट रिलेशन याद रखना मेरे हिसाब से कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि मान लो कि आपने एक रिलेशन याद रख लिया, अब एग्जाम में कोई दूसरा रिलेशन आ गया तो क्या करोगे। तो इस वजह से मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपको बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में कोई भी रिलेशन आ जाए आप उसका LR के साथ रिलेशन निकाल सको। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिख ही रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यही एक्चुअल में गेट में इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2 मीडियम साइज टैंक्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ 2 पाइप सीरीज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 पाइप है
दो टैंक एक दूसरे से कनेक्टेड है दो पाइप के द्वारा और दोनों पाइप जो है वो सीरीज में है ना कि पैरेलल में। तो क्वेश्चन की पहली लाइन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि दोनों पाइप जो है वो सीरीज में है। द लेंथ ऑफ द पाइप्स आर, अब जो दोनों पाइप सीरीज में है उनकी लेंथ क्या है 1500 मीटर एंड 1000 मीटर, वेर एज द डायामीटर्स आर 900 mm एंड 450 mm। यहाँ पर दोनों के डायमीटर भी अलग है, दोनों की लेंथ भी अलग है, ये आपको नोटिस करना है। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर बोथ द पाइप इज 0.032। अब यहाँ पर दोनों का डायमीटर और लेंथ तो अलग है लेकिन दोनों के लिए फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो सेम है। द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन द टू टैंक्स इज, यानी कि जो डिफरेंस है वाटर लेवल का वो कितना है 25 मीटर। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, अब यहाँ पर आपको क्यू निकालना है, ठीक है, क्यू यानी कि डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं, इन मीटर क्यूब पर सेकंड। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ आंसर, यहाँ पर जो आंसर है उसके अंदर ऑप्शन तो दिए हैं लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या दी है, रेंज दी हुई है। अगर इसको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है तो भी बना सकते हैं, यानी कि एक भी ऑप्शन ना दो, अब वो एस्पिरेंट पे छोड़ दो कि वो कौन सी रेंज में आंसर डालते हैं। हाँ, इतना मेंशन कर दो कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है। क्या कंसिडर करना है यहाँ पर, कंसिडर ये करना है, कंसिडरिंग फ्रिक्शन लॉसेस एंड माइनर लॉसेस। अच्छा, फ्रिक्शन लॉस कंसिडर करने हैं और माइनर लॉस कंसिडर करना है, और ये क्वेश्चन में मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। 2020 में आईआईटी दिल्ली ने जो क्वेश्चन निकाला था उसके अंदर कहीं पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि माइनर लॉस कंसिडर करने हैं, लेकिन फाइनल आंसर की में उन्होंने माइनर लॉस कंसिडर किए थे, जबकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा था कि माइनर लॉस कंसिडर करने हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसके अंदर मार्क्स चले गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो लिखा है फ्रिक्शन लॉसेस एंड माइनर लॉसेस कंसिडर, तो आपको दोनों कंसिडर करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो माइनर लॉस है उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन है। कंसिडर ऑल माइनर लॉसेस इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाई V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यहाँ पर माइनर लॉस यानी कि माइनर लॉस कौन से होते हैं, एंट्रेंस की वजह से होता है, एग्जिट की वजह से होता है, कर्वेचर की वजह से, तो वो सारे आपको नीड नहीं है। सारे माइनर लॉस यहाँ पर लिखा है, और ऑल माइनर लॉस यानी कि सारे के सारे माइनर लॉस इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाई V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ठीक है, इतना ही कंसिडर करना है। वेयर V1 इज वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू 900 mm डायमीटर, कॉरस्पॉन्डिंग टू 900 mm डायमीटर, यानी कि जो बड़ा जो पाइप है जिसका डायमीटर बड़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें कंसिडर करना है। अब क्वेश्चन को हमने समझ लिया काफ़ी डिटेल में, अब इसको अप्रोच करना है यानी कि आगे बढ़ना है। क्वेश्चन को समझने के बाद अभी हमें इतना समझ में आया कि हेड लॉस इज इक्वल टू यहाँ पर ऑल मेजर लॉस प्लस माइनर लॉस। तो मेजर लॉस में तो फ्रिक्शन लॉस ही आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HF1 यानी कि फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू पाइप 1 प्लस, ठीक है, HF2 फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू पाइप 2। और ये जो हुआ ये तो अभी मेजर लॉस की बात चल रही थी। माइनर लॉस की यहाँ पर वैल्यू क्या लेनी है, माइनर लॉस HM, ये कितना दिया हुआ है डायरेक्टली 0.8 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो क्वेश्चन को समझ लिया एक बार आपने तो क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी आसान होता है अगर आप उसको समझ लेते हो तो आगे हम प्रोसीड करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना जरूरी है। HF1 क्या लेंगे, FL1 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g D1, ठीक है। ये D1 और D2 लिखना जरूरी है क्योंकि दोनों का डायमीटर अलग है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि D यूनिफॉर्म ले लेते हैं और वहाँ पर आंसर गलत आता है। प्लस FL2 V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g D2 प्लस माइनर लॉस की वैल्यू डायरेक्टली रखनी है 0.8 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अब यहाँ पर मैं V2 को V1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, सिंपल है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मैं इसलिए V2 को कन्वर्ट करूंगा क्योंकि ये जो टर्म है इसके अंदर भी V1 स्क्वायर है, लास्ट वाली जो टर्म है इसके अंदर भी V1 स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर बीच वाली जो टर्म है जिसके अंदर V1 नहीं है और उसके अंदर मैं V2 को V1 में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा, जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो बड़ा डायमीटर कितना है, बड़ा डायमीटर है 900 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V1 इज इक्वल टू A2 कितना है, A2 के लिए यहाँ पर π/4 दोनों जगह से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, क्योंकि A1 यहाँ पर भी π/4 आएगा, यहाँ पर भी π/4 आएगा, तो मैंने सिर्फ डायमीटर को ही कंसिडर किया है। 450 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V2। कहने का मतलब है कि यहाँ से आसानी से पता चल रहा है
कि V2 इज इक्वल टू 4V1, यहाँ से पता चल रहा है V2 इज इक्वल टू 4V1। तो अब यहाँ पर हम प्रोसीड कर सकते हैं। H इज इक्वल टू H यानी कि टोटल हेड लॉस यानी डिफरेंस है हमें हमारे पास 25 मीटर, तो H इज इक्वल टू 25 मीटर ही ले लेंगे। F की वैल्यू दोनों के लिए सेम है 0.032। L1 कितना है हमारे पास, L1 है 1500 मल्टीप्लाई बाय V1 स्क्वायर। ठीक है, V1 की वैल्यू तो नहीं है, हम पहले वेलोसिटी अगर हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है तो डिस्चार्ज तो यूनिफॉर्म ही लेने वाला है। ठीक है, डिस्चार्ज तो सेम ही लेने वाला है। अगर आप V1 फाइंड कर लोगे तो उसको A1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्चार्ज मिल जाएगा। अगर आप V2 फाइंड कर लोगे तो उसको A2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए आसानी क्या होगी कि हम V1 को फाइंड कर ले और उसको A1 से मल्टीप्लाई करते तो डिस्चार्ज हमें मिल जाएगा। ट्वाइस जी को अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि ये सारे में कॉमन है। V1 स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस जी में कॉमन निकाल सकता हूँ। D1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 900 mm है, mm अभी सारी चीज़ें हमारे पास मीटर और सेकंड में ही है तो हम उसे मीटर में ही कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। प्लस 0.032 मल्टीप्लाई बाई L2 कितना है हमारे पास, L2 है 1000 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4V1 और इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा तो 16V1 स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस जी D2। ठीक है, यहाँ पर गलती मत करना कि D भी कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से D कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि D1 अलग है D2 अलग है। D2 है हमारे पास 0.45 प्लस 0.8 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस जी। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ट्वाइस जी जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अगर V1 कॉमन निकाल लोगे और सारों का आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हो और यहाँ पर 25 तो है तो ये पूरी टर्म का आप सिंप्लीफाई करोगे तो V1 की वैल्यू आपकी आ जाएंगी V1 की वैल्यू आ जाएगी 0.527 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ V1 ही एक हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जो हमें नहीं पता तो आसानी से निकाल सकते हैं ये पूरे रिलेशन को इस्तेमाल करके। तो V1 इज इक्वल टू 0.527 फटाफट से कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जब V1 मिल गया तो Q मिल जाएगा डिस्चार्ज A1 मल्टीप्लाई बाई V1। A1 कितना है हमारे पास π/4 0.9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.527। जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करोगे A1 V1 तो डिस्चार्ज आपको मिलेगा 0.33 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब इसके आसपास भी आंसर आ सकता है क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है तो इसके आसपास भी आपका जो भी आंसर आए वो करेक्ट ही होगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि सिलेक्ट अप्रोप्रिएट रेंज, यहाँ पर अप्रोप्रिएट रेंज की बात की गई तो ऑप्शन सी में देखोगे तो 0.30 से लेकर 0.35 की रेंज है वही सही होगी क्योंकि 0.30 उसी में ही लाई करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, नोट डाउन करना चाहिए और फ्रिक्शन के रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता ही है तो आपको नोट डाउन करना ही चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखे हैं, 35 से अभी ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहला। अ न्यूली डेवलप्ड हाईवे सेक्शन इज ऑब्जर्व्ड अंडर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आफ्टर ऑब्जर्विंग इट इज कंफर्म दैट देयर इज डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड डेंसिटी विच इज V इज इक्वल टू VF 1 माइनस V इज इक्वल टू VF 1 माइनस 9/10 K डिवाइड बाई KG। ठीक है, यहाँ पर जो डेफिनेट रिलेशन है किसके बीच में, स्पीड और डेंसिटी के बीच में, ये यहाँ पर एक नया है, अभी तक हमने किताबों में जो पढ़ा है वो नहीं है। यहाँ पर V इज इक्वल टू VF 1 माइनस K डिवाइड बाई J, यहाँ पर एक फैक्टर इंक्लूड है जो है 9 डिवाइड बाई 10। तो आपने जो पढ़ा है वो यहाँ पर अप्लाई करना है, उसका सेम टू सेम यहाँ पर नहीं आएगा, वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है कि कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन अबव रिलेशनशिप द थियोरेटिकली करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लो ऑन दिस सेक्शन ऑफ हाईवे विल बी। ठीक है, तो हमने ग्रीन शीट मॉडल में देखा है कि डेंसिटी और वेलोसिटी के बीच में यानी कि फ्लो वेलोसिटी
फ्री वेलोसिटी, ठीक है, फ्री वेलोसिटी और जाम डेंसिटी के जे, इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, लीनियर। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन है वो कुछ नया है, ठीक है। अभी हमें निकालना है क्यू मैक्स की वैल्यू। क्यू मैक्स की वैल्यू जैसा कि हमने लीनियर मॉडल के लिए अप्लाई किया था वैसा ही यहाँ पर भी अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन क्या है, थोड़ा सा यूनिक है। तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे तो हमें रिलेशन मिल ही जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए Q इज इक्वल टू वी के, Q इज इक्वल टू वी के यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास है वी एफ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 9/10 मल्टीप्लाई बाय के डिवाइड बाय के जे, और यहाँ पर एक और के मल्टीप्लाई करना। तो ये रिलेशन क्या निकल कर आ जाएगा, ये रिलेशन निकल कर आ जाएगा Q इज इक्वल टू वी एफ मल्टीप्लाई बाय के माइनस 9/10 के स्क्वायर डिवाइड बाय के जे। अब क्योंकि मैक्सिमम फ्लो निकालना है, ठीक है, क्यू मैक्स निकालना है, तो कोई भी मैक्सिमम क्वांटिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्लो है, मान लो कि ये मैक्सिमम है, तो डी क्यू मैक्स डिवाइड बाई डी के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर के जो है उसके रिस्पेक्ट में हमने किया तो मैक्सिमम फ्लो का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू वी एफ, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, डी के डिवाइड बाई डी के ये तो हो जाएगा 1 माइनस 9/10 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई के डिवाइड बाई के जे, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ से वी एफ उस तरफ चले जाएगा और 1 उस तरफ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी वी एफ तो डायरेक्टली 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 ही हो जाएगा। 9/10 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई के डिवाइड बाई के जे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 18 kg, ठीक है। 10 यहाँ से ऊपर चले गया और यहाँ पर था 9 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 18, तो 18 नीचे आ जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई k। ये हमें मिल गई k की वैल्यू, ठीक है, k की वैल्यू कब मिली, जब मैक्सिमम फ्लो था, तब k की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, जब मैक्सिमम फ्लो था। जब k की वैल्यू हमें मिल गई तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं किसकी तरफ, v की तरफ, ठीक है। v के लिए तो यही रिलेशन रहेगा। तो अगर हम मैक्सिमम फ्लो कंसिडर करते हैं तब डेंसिटी ये मिलती है, तो उस डेंसिटी पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी वो हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम ये जो k है ये मैक्सिमम फ्लो के अकॉर्डिंग है, तो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, वो भी मैक्सिमम फ्लो के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो मैक्सिमम फ्लो के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू वी एफ 1 माइनस 9/10 मल्टीप्लाई बाई k की वैल्यू क्या रखनी है, 10 डिवाइड बाई 18, k की वैल्यू रखनी है 10 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई k की वैल्यू ही तो रखी हमने के जे और ठीक है, 10 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई के जे जाम डेंसिटी। तो के जे कैंसिल हो गया, यहाँ से 10 कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू वी एफ 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 1 माइनस 1/2 v इज इक्वल टू वी एफ डिवाइड बाई 2। ये है कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू मैक्स, ये जो वेलोसिटी है कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्लो, ये जो डेंसिटी है ये है कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्लो। तो अब हम मैक्सिमम फ्लो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम फ्लो क्यू मैक्स इज इक्वल टू वी के, मैक्सिमम फ्लो इज इक्वल टू वी के। अब यहाँ पर कौन सा v लगेगा, जो मैक्सिमम फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग है वो, तो ये हो जाएगा वी एफ डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये कौन सी डेंसिटी है, कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई के जे, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू मैक्स की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एफ मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई वी एफ मल्टीप्लाई बाई के जे लिख सकता हूँ। क्यू मैक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई वी एफ और के जे। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था द थियोरेटिकली करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लो
थियोरेटिकली करेक्ट, सब थियोरेटिकली हमने करेक्ट ही किया है भाई, इसमें कुछ गलत नहीं किया है। जो एक्चुअल प्रोसीजर था कि डी क्यू मैक्स डिवाइड बाई डी के इज इक्वल टू 0 लेना था, वहाँ से के फाइंड करना था कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्लो, उससे हमें वी बी मिल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्लो, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो क्यू मैक्स मिल जाएगा। कितना आ रहा है 5 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई वी एफ मल्टीप्लाई बाई के जे। ऑप्शन डी में आपको मिलेगा 5 डिवाइड बाई 18 वी एफ के जे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कभी पूछे नहीं गए हैं, सिर्फ इसमें हमने कोई बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया है, जो बेसिक था, जो बेसिक हमने किताबों से सीखा था उसी को यहाँ पर अप्लाई करना। गेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमने किताबों से सीखा है, बुक से सीखा है, उसी को ही अप्लाई करना होता है। यहाँ पर ये आंसर आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 36। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। रीड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एन अप्रोच रोड टू अ सिग्नलाइज इंटरसेक्शन केयरफुली। ठीक है, क्या केयरफुली रीड करना है, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है। यूनिफॉर्म अराइवल रेट इज इक्वल टू 35 व्हीकल पर मिनट, यूनिफॉर्म सर्विस रेट इज इक्वल टू 105 व्हीकल पर मिनट, रेड टाइम ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू 40 सेकंड, इफेक्टिव ग्रीन टाइम ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू 30 सेकंड, साइकिल लेंथ ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू 90 सेकंड। द एवरेज डिले पर व्हीकल यूजिंग द अप्रोच रोड ड्यूरिंग अ साइकिल लेंथ इज। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमें निकालना है टोटल डिले। ठीक है, टोटल डिले का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, तो ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद टोटल डिले निकालना वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला ही काफ़ी ईजी रहेगा। C/2 1 माइनस G डिवाइड बाई C मल्टीप्लाई स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस VS। अब ये V क्या है, G क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तभी तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना आया हो। अगर नहीं पढ़ा तो पहले ही कॉन्सेप्ट जान लो, बहुत सारी बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया होगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू है वो साइकिल लेंथ है, G इज इक्वल टू इफेक्टिव ग्रीन टाइम है, V इज इक्वल टू व्हीकल अराइवल रेट है, S इज इक्वल टू व्हीकल सर्विस रेट। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ हमें दी हुई है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके अंदर जो टर्म्स है वो क्या है वो पता होनी चाहिए, डायरेक्टली एप्लीकेबल है। ठीक, तो C क्या है, साइकिल लेंथ, साइकिल लेंथ है हमारे पास 90 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस इफेक्टिव ग्रीन टाइम G 30, साइकिल लेंथ अगेन 90 होल स्क्वायर, 1 माइनस V व्हीकल अराइवल रेट 35, व्हीकल सर्विस रेट 105, रख दिया, सारी चीज़ें रख दी। TD इज इक्वल टू टोटल डिले इज इक्वल टू 30 सेकंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, गेट 2019 में भी यही फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी इसी तरीके से डायरेक्ट वैल्यू ही रखना था। तो ये फॉर्मूला इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आप ध्यान में रखिए। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 37। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आर नोटिस इन मार्शल सैंपल। ठीक है, VFB इज इक्वल टू 72%, VB इज इक्वल टू 18%। VFB क्या है, वॉइड्स फील्ड विथ बिटुमिन। VB क्या है, 18%, बिटुमिन परसेंटेज। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एयर वॉइड्स इन परसेंटेज VV। ठीक है, इन मार्शल सैंपल। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है VFB। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है मार्शल मेथड मिक्स डिजाइन, आपको पता होगा VFB इज इक्वल टू VB डिवाइड बाई VMA। ठीक है, अब यहाँ पर हमें VB दिया हुआ है, VFB दिया हुआ है, तो VMA निकाल सकते हैं। VFB कितना है 72%, और यहाँ पर है 18%, ये हो जाएगा VMA। तो VMA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिवाइड बाई 72। ठीक है, VMA की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइड बाई 72 0.25, लेकिन परसेंटेज में मुझे लिखना हो तो VMA हो जाएगा 25%। VMA की वैल्यू आ गई 25%। अब तो कुछ नहीं करना, VMA की वैल्यू यहाँ से VMA इज इक्वल टू VB प्लस VA। ठीक है, यही लिखते हैं VB प्लस VA। अब यहाँ पर VB दिया हुआ है, VA हमें फाइंड आउट करना है, VA में हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हम आसानी से कर सकते हैं 18 प्लस VA। तो यहाँ पर VA की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 18। ठीक है, 25 माइनस 18, तो 3 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7।
तो VA इज इक्वल टू 7%। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ पर जो हमने किया ये समझ में आना चाहिए, यानी कि सारे फॉर्मूला मार्शल मिक्स डिज़ाइन के पता होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आसानी से पीसफुली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं करना, क्वेश्चन का कंसेप्ट पता होना चाहिए और उसको कैसे अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू 7%, ना मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी ना किसी और चीज़ की जरूरत पड़ी, आप भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 38। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है राहुल इज वर्किंग एट अ गवर्नमेंट साइट रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू मेक सस्टेनेबल रोड्स वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट आर रिक्वायर्ड। यहाँ तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो यूजलेस थी, ये क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ एक तरीका है, आगे जो इन्फॉर्मेशन है वही असली इन्फॉर्मेशन है। एज अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट द प्लेट लोड टेस्ट, यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि क्या किया गया है, प्लेट लोड टेस्ट की गई है, इज कंडक्टेड ऑन 75 mm डायमीटर रिजिड प्लेट ऑन सॉइल सबग्रेड अंडर स्ट्रेस ऑफ 1000 Newton per centimeter square. If the modulus of elasticity of the subgrade is 145 kN per centimeter square, then the value of deflection in mm and rigid modulus क्या लिखा है and modulus of subgrade reaction K will be। अब यहाँ पर दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक तो ये कि डिफ्लेक्शन और दूसरा है कि K की वैल्यू यानी कि मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी प्लेट लोड टेस्ट की जाती है और प्लेट लोड टेस्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि ये रिजिड प्लेट पर की गई है या फ्लेक्सिबल प्लेट पर की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में लिखी हुई इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 सेंटीमीटर डायमीटर रिजिड प्लेट है। यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा हमारा डेल्टा डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1.18 PA डिवाइड बाई ई तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और ए जो है, ए क्या है एरिया, और यहाँ पर P इज इक्वल टू प्रेशर, ये सभी को पता है। यहाँ पर E जो है वो है रेडियस, ठीक है, ए जो है वो एरिया नहीं है सॉरी, बल्कि ए जो है वो रेडियस है और आपको यहाँ पर डायमीटर नहीं लेना है। 75 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, लेकिन ए जो है वो हमें रेडियस के तौर पर लेना है। ऑब्वियस बात है कि हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ए का जो लिटरल मीनिंग एरिया होता है वो यहाँ पर नहीं होगा। इस फॉर्मूले में ए का जो मीनिंग है वो है रेडियस, ठीक है। किसका रेडियस, तो यहाँ पर जो सैंपल के ऊपर टेस्ट की गई है उसका जो रेडियस है वो रेडियस कंसिडर करना है ए में। अब यहाँ पर हमें डेल्टा फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, ऑब्वियस बात है दिया हुआ है ना 1000 Newton per centimeter square। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस भी मिल जाएगा और हमें डिफ्लेक्शन मिलने के यहाँ पर चांसेस है 1.18 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई रेडियस 75 डिवाइड बाई 2। ये 1000 जो है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी की जो वैल्यू 145 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे 145 मल्टीप्लाई बाई 10⁻�3, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो प्योरली इन सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.305 सेंटीमीटर, और डेल्टा की वैल्यू अगर हमें mm में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि डेल्टा की वैल्यू आपको mm में लिखनी है, तो mm में हो जाएगी 3.05 mm, यानी कि करीब 3 mm के आसपास हो जाएगी। अब असली बात है कि आपको K कैसे मिलेगा, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फाइंड आउट कैसे करना है, सिंपल है, K इज इक्वल टू P डिवाइड बाई डेल्टा, क्योंकि उसका यूनिट क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का, यहाँ पर भी दिया हुआ है किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब ये कि ऊपर लोड वाला यूनिट होगा और नीचे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब वाला यूनिट होगा। तो हमें यहाँ पर P डिवाइड बाई डेल्टा, P हमें दिया हुआ है 1000, डेल्टा हमें कितना दिया हुआ है, डेल्टा हमें दिया हुआ है, यानी हमने अभी फाइंड आउट किया 3 mm, लेकिन 3 mm नहीं लिखना, हमें यहाँ पर लिखना है 3.05, यहाँ पर हमें लिखना है 0.305 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है और इसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, तो होगा ये हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब में।
अब यहाँ पर हम mm नहीं लिख सकते क्योंकि mm लिखेंगे तो सेंटीमीटर और mm का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, इस वजह से अभी हमारा जो आंसर है 1000 डिवाइड बाय 0.305, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 डिवाइड बाय 0.305 की इसकी वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 3278.688 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें आंसर किस में देना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, हमें आंसर देना है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर न्यूटन में से अगर हमें किलोग्राम में जाना हो तो 9.8 डिवाइड करते हैं और किलोग्राम से हमें न्यूटन में आना हो तो 9.81 मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 9.81 डिवाइड करेंगे हम तो हमारी k की वैल्यू आ जाएंगी 334.22 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन में हमने डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट किया जो कि mm में हमें फाइंड आउट करना था, और यहाँ पर हमने मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन यानी कि k भी हमने फाइंड आउट किया जो कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन खास तौर से कि आपको रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है वो किस यूनिट में मांगी गई है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर mm में मांगा गया तो mm में आंसर दे दिया, यहाँ पर किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मांगा गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही हो वो ऑप्शन हम मार्क कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद ये काफ़ी आसानी क्वेश्चन था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन नंबर 39। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 39 की, तो क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ 1 मीटर इज प्रोवाइडेड एट अ पोर्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व 2 लेंस अनडिवाइडेड कैरिज वे यानी कि 7 मीटर विड्थ। अ ट्रांजिशन कर्व is to be introduced to attain a required super elevation. सुपर एलिवेशन का रेट कितना है 8% एंड रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सुपर एलिवेशन एज 1:225. द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व रिक्वायर्ड इफ पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व है उसकी लेंथ हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो होता है कि नेचर ऑफ सुपर एलिवेशन यानी सुपर एलिवेशन का यूज़ करके हम ट्रांजिशन कर्व की जो है लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा भी एक तरीका होता है जिसके अंदर हम अल्फा का यूज़ करके ट्रांजिशन जो कर्व है उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अल्फा के कोई वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, अब गेट एग्जाम में यहाँ पर हमने कोई अज्यूम नहीं करना होता है क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है तो कोई भी कुछ अज्यूम नहीं कर सकता। इवन तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि आपको ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ है वो किस अप्रोच से फाइंड करनी है, लेकिन फिर भी सूटेबल अप्रोच ये क्वेश्चन के लिए कौन सा हमें लग रहा है, यूजिंग रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लास्ट लाइन में क्या लिखा है, इफ पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एन ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, एक्स्ट्रा वाइडिंग भी कंसिडर करना है, डिवाइड बाई 2। ये डिवाइड बाई 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इफ पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन। अगर यूं लिखा होता इफ पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही आता एन ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। एक्स्ट्रा वाइडिंग नहीं होता तो कितना होता, सिर्फ एन ई डब्ल्यू हो जाता। कब, न्यू, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से याद किया है, न्यू एन ई डब्ल्यू, और एक्स्ट्रा वाइडिंग है तो एक्स्ट्रा वाइडिंग प्लस कर दो, और रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन है तो डिवाइड बाई 2 कर दो। तो ये आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इफ पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन तो क्या यूज़ करना है। खास करके थर्ड ईयर वाले क्वेश्चन जो है, थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट है जो इस बार अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये सारी बातें नहीं होगी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी होती है गेट यानी कि कंपटीशन में। और जो पुराना स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें यानी कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मैटर करती है। तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर n जो है, हाँ यहाँ पर n जो है वो हमें इंटीजर वैल्यू में रखना है। ये फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना ही सफिशिएंट नहीं है, फॉर्मूला के अंदर जो टर्म्स आती है उसके अंदर कौन सी टर्म्स कौन से यूनिट में है, कौन सा इंटीजर यूज होगा, कौन सा फ्रैक्शन में यूज होगा। तो यहाँ पर n जो है वो फ्रैक्शन में नहीं बल्कि इंटीजर यूज होगा। तो n की वैल्यू 1:225 थी तो यहाँ पर यूज होगा 225। ये फॉर्मूला में फ्रैक्शन में नहीं होगा, n की वैल्यू यहाँ पर इंटीजर में यूज होगी यानी कि 225। e की वैल्यू 0.08, ठीक है, e की वैल्यू यहाँ पर परसेंटेज में मत डाल देना,
ये 8% मतलब 0.08 मल्टीप्लाई बाय टोटल विथ 7 है, एक्स्ट्रा वाइडिंग 1 मीटर का है तो 7 + 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 72 मीटर। ठीक, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर कौन सी टर्म में क्या यूज़ करना है, कहाँ इंटीजर यूज़ करना है, कहाँ फ्रैक्शन यूज़ करना है और रोटेटेड अबव सेंटर लाइन है तो आपको क्या करना है ये आपको पता। आई होप कि ये एक आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 की, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो जितने भी व्यूवर्स हैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन तो आपको नोट डाउन करना ही चाहिए, और ख़ास करके ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप फायदे में रहोगे गेट 2021 में, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 में वो काफ़ी यूनिक है। देखते हैं ऐसा तो क्या है इस क्वेश्चन में। ऑन द स्टेट हाईवे वन व्हीकल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड इनिशियली एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि V0 इनिशियली एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि V0 की वैल्यू दी है 45 मीटर पर सेकेंड, एंड इंक्रीजिंग इट्स स्पीड फॉर ओवरटेकिंग अनदर व्हीकल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन बाय dv डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 3 minus 0.04v, द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज। यहाँ पर कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर जो हम डिराइव करने वाले हैं, जो इसका आंसर लाने वाले हैं, उसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिल जाएंगी। सबसे पहले कि यहाँ पर dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है 3 - 0.04 कैपिटल V। इसको हम कंपेयर करेंगे बेसिक जो रिलेशन है उससे। बेसिक रिलेशन है हमारे पास dv/dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा v। ये है हमारा बेसिक रिलेशन dv/dt। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 3, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू 0.04। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि अल्फा इज इक्वल टू 3 लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो dv/dt वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और अल्फा एक सिंगल क्वांटिटी है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर होगी 3, लेकिन यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर है मीटर पर सेकंड, v मल्टीप्लाई हो गया है बीटा के साथ, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर बीटा का यूनिट क्या रखना ताकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर बीटा का यूनिट जो है 1/सेकंड। ठीक है, यहाँ पर बहुत माइनर चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, अल्फा 3 लिखना सही नहीं होगा, इसके साथ यूनिट लिखना भी सही होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। अल्फा जो है वो एक एक्सेलरेशन की क्वांटिटी मेंटेन करेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे तो, और यहाँ पर बीटा का 1/सेकंड कैसा है, क्योंकि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तो मल्टीप्लाई है, तो 1/सेकंड करूँगा तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेटिस्फाई। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी, ठीक है, दोनों के खास कर यूनिट लिखे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर्मूला के अंदर यूनिट इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये तरफ भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये तरफ भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, करना क्या है हमें। अब हमने बेसिक से तो कर लिया, अब हम ये बेसिक को ही लेकर आगे जाएंगे। तो अगर यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, dv डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा v इज इक्वल टू dt, ठीक, अल्फा माइनस बीटा v इज इक्वल टू dt। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ पर नेचुरल लॉग होगा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा v डिवाइड बाई माइनस बीटा, ठीक है, ये मत भूलना, माइनस बीटा मत भूलना। यहाँ पर कोफिशिएंट जो है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू dv यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, v का कोफिशिएंट माइनस बीटा है, माइनस बीटा नीचे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा t प्लस c, ये मिल गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लॉग अल्फा माइनस बीटा v इज इक्वल टू माइनस बीटा t इज इक्वल टू माइनस बीटा c, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर t इज इक्वल टू 0 टाइम लूँ मैं,
t इज इक्वल टू 0 टाइम लूँ एट t इज इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू v0, ठीक है। अब जब t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, बचेगा ये log अल्फा माइनस बीटा v की जगह मैं क्या लिखूंगा, बीटा v0 इज इक्वल टू माइनस बीटा c। तो बीटा c की वैल्यू यहां पर मुझे मिल जाएगी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद। इनिशियल कंडीशन है t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू v0, तो बीटा सी की वैल्यू मिल गई। अब ये जो हमारा इक्वेशन था, ये हमारा इक्वेशन, इसके अंदर मैं बीटा सी की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैं बीटा सी की वैल्यू रखूंगा लॉग अल्फा माइनस बीटा वी इज इक्वल टू माइनस बीटा टी। अब माइनस बीटा सी की जगह मैं ये लिख सकता हूं लॉग अल्फा माइनस बीटा v0, ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर ये लॉग जो है वो माइनस में चले जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा लॉग अल्फा माइनस बीटा v डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा v0 इज इक्वल टू माइनस बीटा टी। अब लॉग को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस बीटा टी, तो यहां पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा v डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा v0 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस बीटा टी, ठीक है। ये हो जाएगा काफी आसान, अल्फा माइनस बीटा v इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस बीटा टी मल्टीप्लाई बाई अल्फा माइनस बीटा v0, ठीक है। और यही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर जानबूझ के मैंने पूरा डेरिवेशन किया ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए जिन्होंने अभी तक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ा। यही है अल्फा माइनस बीटा वी, ये क्या है अल्फा माइनस बीटा वी, ये क्या है अल्फा माइनस बीटा वी। तो यहाँ पर जो अल्फा माइनस बीटा वी है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dv बाई डी टी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर dv बाई डी टी का जो असली फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू तो रखना जरूरी है अल्फा माइनस बीटा v0 ई रेस टू माइनस बीटा टी। ये मैं डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकता था, ठीक है, और क्वेश्चन को फटाफट खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने पूरा डिराइव किया ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए जिन्होंने अभी तक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंसेप्ट नहीं समझा। और अगर आप गेट 2021 को टारगेट कर रहे हो तो ये हो जाएगा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड अभी तक इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उनको कुछ ट्विस्ट करना होगा, कुछ टफ क्वेश्चन लाना होगा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा v0 ई रेस टू माइनस बीटा टी, ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। और यही फाइनल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए अभी हम लाएंगे आंसर। तो क्वेश्चन पर अब फिर से रिटर्न हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारा डिराइव करके बता दिया। अब dv बाई डी टी हमें क्या चाहिए, एट t इज इक्वल टू 3 एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो dv बाई डी टी इट सेल्फ रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, तो dv बाई डी टी यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है 0.04, v0 अब आया v0 पिक्चर में, v0 क्या था 45 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर अब हमें 45 मल्टीप्लाई करना। जो लोग तुक्काबाजी में बिलीव करते वो क्या करेंगे, वो करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन dv बाई डी टी, ये तो गिवन था, तो वो क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू रख देंगे, इवन तो उनको ये रिलेशन पता है तो भी अल्फा की वैल्यू रख देंगे, बीटा की वैल्यू रख देंगे और v इक्वल टू 45 करके आंसर लेके आएंगे, जो कि काफ़ी गलत आंसर, बिना सर पैर का आंसर, ठीक है। तुक्काबाजी में हमें बिलीव नहीं रखना है, हमें एक्चुअल कंसेप्ट से जाना है। तो यहाँ पर जो v है वो v0 नहीं है, ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद ये जो फॉर्मेट आता है जिसके अंदर v0 होता है और e रेस टू माइनस बीटा टी भी मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ पर e रेस टू माइनस बीटा 0.04, ठीक है, और इंटीग्रेशन को यहाँ से थोड़ा साइड पर करें तो t है 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3 माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाई 45 ई रेस टू माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको फटाफट से हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाता है, 0.04 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई -1 ई रेस टू हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाई 45। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन dv बाई डी टी इतना आ रहा है 1.064 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सबने नोट डाउन कर लिया होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या कंसेप्ट है वो भी मैंने डेरिवेशन से बता दिया। एक फॉर्मूला है dv/dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा वी, और दूसरा फॉर्मूला dv/dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा v0 e रेज़ टू माइनस बीटा टी। हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए इनिशियल स्पीड ज़रूरी है, जो कि क्वेश्चन की पहली लाइन में दी हुई थी, और बीटा टी भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमने क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा 1.064। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। थैंक यू।